नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन लिटरेचर को, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। तो इंडियन लिटरेचर में जो यदि हम बड़े ऑथर्स की बात करें तो ऐसे एक दो को बड़ा कहना उचित नहीं होगा। कई सारे इंडियन ऐसे ऑथर्स हुए जिन्होंने इंग्लिश में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक से बढ़कर एक वर्क किए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑथर्स मुझे दिखाई देते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम लोग आर एन टैगोर का नाम लेंगे, उसके बाद आर के नारायण साहब हो गए, मुल्कराज आनंद को भला कैसे भूल सकता है, सरोजिनी नायडू को कैसे भूल सकते हैं लोग, कमला दास को, ठीक है, और तोरू दत्त भी काफी फेमस लिखा करती हैं, किरण देसाई, खुद इनकी बेटी अनीता देसाई, विजय तेंदुलकर, और जो हमारे मॉडर्न कह सकते हैं कि युवाओं के चहेते इंग्लिश ऑथर चेतन भगत, जिन्होंने बॉलीवुड में एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखकर बहुत बड़ा नाम कमाया, काफी फेम कमाया, और वो आमिर खान की फिल्म थी 3 इडियट्स। तो ये सारे हमारे बहुत ही जाने माने फेमस राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं दोस्तों, जिन्होंने इंग्लिश में अपना काम किया। तो आज मैं उन्हीं कुछ चुनिंदा राइटर्स को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा मैंने बताया, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। और मैं सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट ऑथर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है आर एन टैगोर को, कमला दास, सरोजिनी नायडू और आर के नारायण। ऐसे तो मैंने कई सारे और भी नाम बताए, लेकिन इसके पीछे की वजह है कि मैंने आर एन टैगोर को सबसे पहले क्यों प्रायोरिटी दिया, क्योंकि आर एन टैगोर को कौन भूल सकता है, जिनको 1913 में उन्होंने फर्स्ट नए यूरोपियन व्यक्ति, जिसको हम कह सकते हैं वो लिटरेचर वाले मैन थे, ऑथर थे, राइटर थे, जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो ऐसे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी जो कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले, कहीं ना कहीं खास तरह की इनकी राइटिंग थी, बड़े नाम है, बड़े वर्क देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। तो दोस्तों, हम आर एन टैगोर की जब बात करते हैं तो बातें यहीं पर नहीं रुकती है। हमारे जो नेशनल एंथम के जो कंपोजर हैं, जन गण मन, वो खुद हमारे सर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। तो हम नेशनल एंथम पढ़ने अपने विद्यालय में जाते हैं और इसके जो रचयिता है, कंपोजर है, वो खुद हमारे आर एन टैगोर हैं। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े वर्क इन्होंने दिया, एक से बढ़कर एक दिया, नाम बड़ा है। आइए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को देखा जाए तो 1861 में इनका जन्म हुआ और 1941 में दुनिया को अलविदा कहा। देखा जाता कुल मिलाकर के 80 इयर्स की एक तो अच्छा खासा इन्होंने लाइफ को व्यतीत किया है, और इतनी वर्षों में इनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। तो आइए जानते हैं एक करके। तो मैंने जैसा कि डिस्कस किया, 1913 का वो ईयर है जिसमें इनको रिसिपिएंट बने हैं, ये अवार्डेड किया गया नोबेल प्राइज से, वो भी लिटरेचर में। जानना चाहेंगे कौन सा वर्क है? जी हाँ सर, तो एक गीतों की कलेक्शंस ऑफ पोएट्री थी, इसमें कई सारे पोएट्री लिखे गए थे, और ओ कलेक्शंस ऑफ पोएट्री का नाम है गीतांजलि, गीतों की अंजलि हम कह सकते हैं। और इसमें से एक पोएट्री इतनी फेमस हुई थी दोस्तों आर एन टैगोर का, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट केयर। आइए पढ़ते हैं आगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लिरिक लिखने में इनको वर्ल्ड में स्थान आता है, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लिरिकल पोएट आर एन टैगोर। इमेजिन, देखा जाए प्रतिभा की काफी संपन्न, धन संपन्न व्यक्ति है, मल्टी टैलेंटेड इसको कह सकते हैं, वर्साटाइल इनके अंदर जीनियस थी, जीनियस नॉलेज तो इनके अंदर कुट कर भरी हुई थी, इतनी टैलेंटेड आप कल्पना कर सकते हैं कितनी वर्साटाइल थे ये जीनियस, कितने वर्साटाइल थे। खुद जाने माने ड्रामाटिस्ट हैं जी, नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, फिलोसफर्स हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, और खुद इनका नेशनल बिल्डर, अपने राष्ट्र भारत को
एक मुकाम तक ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्टेटमेंट आई थी, द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लासरूम। और ये क्लासरूम चाहे कॉलेज की है या स्कूल की है या यूनिवर्सिटी की है, देश निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और सर रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतरराष्ट्रीय लेवल के एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करके बंगाल में शांति निकेतन के नाम से, जिसको हम जानते हैं, एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो हम कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। दोस्तों, आप ऐसे ग्रेटेस्ट ऑथर को कैसे बोल सकते हैं? आगे और भी बात करेंगे दोस्तों। तो कहता है एक बंगाली पॉलीमैथ बंगाली पॉलीमैथ कहते हैं दोस्तों ऐसे व्यक्ति को जिनके पास वाइड डीप नॉलेज होता है किसी भी सब्जेक्ट में। देख रहे हैं ना, ड्रामाटिस्ट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट, नेशनल बिल्डर, फाउंडर, कितनी वर्सटाइल है इनके अंदर, कितने जीनियस थी आप इमेजिन। और कह सकते हैं कि ये इतनी प्रतिभावान होने के साथ साथ इन्होंने बंगाली लिटरेचर को, चूंकि बंगाल से ही इनका जन्मस्थली रही है जी, और एक अच्छे खासे फैमिली में भी ये जन्म लिए हुए थे। हम आगे डिस्कस करते हैं इन सारे पॉइंट्स को। उन्होंने बंगाली लिटरेचर्स को एक नई स्वरूप दिया, एक नया रूप दिया और रिसेप कर करके, और सिर्फ बंगाली लिटरेचर में नहीं था बल्कि म्यूजिक में भी इनका बहुत बड़ा है, इंडियन आर्ट में भी इनका जो है, कला में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। कंसेप्चुअल मॉडर्नाइजेशंस ऑफ द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो देख रहे हैं लेट 19th, यस देखिए 1861 में कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी का 50 क्रॉस है, हाफ सेंचुरी तो लेट में हुआ, और फिर 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में यानी 4 डेकेड्स तक, 4 डेकेड्स तक इनका योगदान रहा है। आगे और इंपॉर्टेंट बातों पर करेंगे। तो ये अपने घर में इनके फादर का नाम धीरेन्द्रनाथ टैगोर था, और अपने फैमिली के ये सबसे यंगेस्ट समय थे जी, सबसे छोटे कह सकते हैं। और इनके जो फादर थे धीरेन्द्रनाथ टैगोर एक ब्राह्मण समाज के क्या थे, एक लीडर थे, जाने माने फेमस नेता थे। लेकिन देखा जाए तो इतने बड़े होने के बावजूद भी सर रविंद्रनाथ टैगोर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री नहीं ली। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, एजुकेटेड ये जनरली घर पर हुए। बाद में इनको लंदन भेजा गया था हायर एजुकेशन के लिए दोस्तों, लेकिन इनको मन नहीं लगा पढ़ने में। और इन्होंने जो उपनिषद का जो आइडियल्स, आदर्श थे, जो उनसे इनको जो नॉलेज मिले थे, उसी को एक्सपीरियंस किया करते थे शांति निकेतन पर। और गए तो थे पापा से हाईएस्ट एजुकेशन के लिए लंदन, बट विदाउट फिनिशिंग हिज एजुकेशन ही केम बैक टू इंडिया। सेंट टू लंदन, सिर्फ 5 पॉइंट्स में मेंशन किया हूं, हायर एजुकेशन के लिए गए थे और बिना पढ़ाई पूरी किए ही वापस आए हैं। और शांति निकेतन पर जो भी उपनिषद के जो आइडियल्स थे, विचार थे, उसको एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और कहा जाता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ब्रिटिश रूल में इनको 1915 में, ठीक है दोस्तों, 1915 ईस्वी में इनको नाइट से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। लेकिन ये सम्मान को फ्यू वर्षों में ही रिजेक्ट कर दिए, त्याग कर देते हैं, अबेंडन लेफ्ट कर देते हैं, बिकॉज जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी इंडिया में वो अच्छी नहीं थी। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है, एक ब्लैक डे है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, क्रॉनिकल में एक ब्लैक डे के रूप में हम लोग जानते हैं। वो है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, पंजाब के अमृतसर का वो जगह जलियांवाला बाग जिसको हम लोग कहते हैं। और वहां पर जनरल ओडार ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हजारों भारतीयों को निहत्थे जो आम सभा कर रहे थे उस बाग में, उन पर गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली। तो इस घटना से आहत हुए हैं हमारे राइटर्स सर रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने इस नाइट को वादी को लौटा दिया, ले ऐसे अपने पास रख, आई डोंट नीड। तो कहते हैं जी, क्यूर्ड प्राइमरली इन बंगला, आगे बात करेंगे। तो जो हमारे
सर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वो बेसिकली कह सकते हैं ओरिजिनली वो बंगला में लिखा करते हैं, और बाद में इन्होंने जितने भी अपने वर्क इन्होंने लिखा उन बंगला के वर्क को फिर खुद से ही इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया, और यही एक वर्क थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो है गीतांजलि। तो गीतांजलि की भी जो रियल वर्जन है वो बंगला में ही थी, लेकिन बाद में खुद सर रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको रेंडर्ड किया, ट्रांसलेटेड किया इंग्लिश में। और ऐसे और कौन कौन से वर्क है दोस्तों, तो गीतांजलि, द क्रेसेंट मून एंड द गार्डनर, तो ये सारे वर्क्स थे जिन्होंने वो सर्वप्रथम बंगला भाषा में लिखा गया है, बाद में उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा गया है। ये वर्क हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करेंगे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और भी वर्क हम बात करते हैं आपसे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे में हम कुछ वर्क्स और बात करेंगे आपसे, तो जो भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क रहेंगे ये सारे पॉइंट्स आप जरूर नोट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्क को। तो इनके बहुत सारे, इन्होंने कई सारे वर्क्स लिखे हैं। चलिए, मैं जो भी संभव सारे वर्क्स का नाम मैं आपको बता रहा हूं, आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। जो सबसे पहला नाम दिखाई है हम लोगों को, गोरा नाम का इनका जो वर्क था, ये काफी इंपॉर्टेंट है इनके। ये सारे इंपॉर्टेंट मैं वर्क्स बता रहा हूं। गोरा, दरेक, ठीक है, आप नाम से नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है गोरा, दरेक। और थर्ड नंबर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो हमारा नाम है द पोस्ट ऑफिस, वो कैसे भूल सकते हैं हम लोग, ये सारी स्टोरियां थी पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अन्य वर्क में दोस्तों हम बात करेंगे आपसे, तो जैसे साधना, ठीक है, लाइफ में मेडिटेशन का काफी इंपॉर्टेंट होता है। और भी वर्क में हम लोग जैसे द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्क की यदि हम आपसे बात करेंगे तो घर बैरे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इनका वर्क रहा है। घर बैरे, BAIRA। और इनकी एक और इंपॉर्टेंट है द रेमिनेंसेस, REMINISCENCES। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स पहले आप इसको नोट करो और एक बार याद भी कर लो। द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, द होम एंड द वर्ल्ड, घर बैरे एंड द रेमिनेंसेस, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स हमको दिखाई देंगे और काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। आगे की हम बात करेंगे वर्क में, तो इनका जो अगला वर्क है वो है दोस्तों पद्मिनी। पद्मिनी वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि यह इनका फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल था, ठीक है ना, फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल था, वो भी इंग्लिश में। तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल इन इंग्लिश। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने एक से बढ़कर एक वर्क किया है, मैं वो भी वर्क में आपको शेयर कर रहा हूं। वो भी वर्क का आप नाम नोट करोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। चलिए, और वर्क्स में हम लोग दोस्त बात करेंगे तो ब्रोकन टाइज 7, 8, 9, द ब्रोकन टाइज, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चित्रा। चित्रा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक ड्रामा थी, नाटक जिसको हम लोग कहते हैं, और काफी फेमस चित्रा नाटक है, आप हिंदी में सुने होंगे। और ये जो चित्रा है हमारे संस्कृत के और कह सकते हैं सम्राट कालिदास की एक पुस्तक थी अभिज्ञान शकुंतलम। तो शकुंतला से उसी का जो अभिज्ञान शकुंतलम था उसी का ये वर्जन था चित्रा, आर.एन. टैगोर की। अगला वर्क हम बात करेंगे तो 4 अध्याय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। 4 अध्याय इनका जो है 4 अध्याय, इसमें क्या बातें हैं दोस्तों, ये चीज हमें जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है।
चार अध्याय की खासियत क्या है कि यह लव स्टोरी तो है ही, साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड है वो है पॉलिटिकल। तो हम इसको शॉर्टली कर सकते हैं लव स्टोरी विद पॉलिटिकल बैकग्राउंड। पॉलिटिक्स की बातें होती हैं यहाँ पर, लव स्टोरी विद पॉलिटिकल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसका क्या है, पॉलिटिक्स का है, राजनीतिक है। और भी इंपॉर्टेंट हम वर्क की बात करेंगे तो अतिथि को कैसे बोल सकता है, कबली वाला आंसर कर लो आप लोग। अतिथि, अतिथि देवो भव, हम लोग अतिथि को अपने गेस्ट को गॉड से कंपैरिजन करते हैं, तो आप इससे रिलेट करके ये बात को आप याद कीजिए। अतिथि आर.एन. टैगोर की मींस रविंद्रनाथ टैगोर की जाने मानी फेमस रचना है। और एक और वर्क में बता रहा था काबली वाला, काबली वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और भी वर्क है जी, इनके इतने वर्क हैं कि सबको डिस्कस करना आई थिंक संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स में नाम बताता हूँ जो मेरे माइंड में है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, दो चार जो भी है। इनकी एक और ड्रामा थी, नाटक, वो काफी फेमस हुई थी, वो थी चंडालिका। तो आई थिंक 50 नंबर में चंडालिका इनकी काफी फेमस वर्क है। और 16 की बात हम करें दोस्तों, अभी अलग से हम बात करेंगे और भी, तो मालांछा इनकी काफी इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है। मालांछा वर्क काफी फेमस हुआ था। और वर्क्स में हम इनकी बात करें तो एस्थेटिक, या ये वाला वर्क भी याद रखेंगे, ASCETIC, एस्थेटिक ऐसे आप देख लोगे। इन केस ऑफ प्रॉब्लमेटिक डाउट यू मे हैव अ गूगल। और एक और इंपॉर्टेंट है वर्क, वो है चातुरंगा या चतुरंग, चतुरंग है, चतुरंग। तो ये सारे वर्क्स हैं बाय आर.एन. टैगोर। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं मैंने जो वर्क्स बताए कई वर्क्स हैं, आर.एन. टैगोर ने बहुत बड़ी संख्या में इनका वर्किंग है, लार्ज वर्क है, काफी ह्यूज कलेक्शंस हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट्स रहे मैंने आपके इस वीडियो में आपको बताया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राइटर के साथ। और अगला हमारा राइटर इन्हीं चार में से कोई और होंगे, या तो मैं सरोजिनी नायडू पर डिस्कस करूंगा या तो कमला दास पर। तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, थैंक यू, और कीप सपोर्टिंग मी, आप मुझे सपोर्ट करते रहो।